इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा NADPH2 और FADH2 जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, जो कि पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के दौरान और क्रेब्स साइकिल के दौरान बनता है, यह क्या करता है, जो एनर्जी रिलीज होगा उसको एटीपी के रूप में ट्रैप किया जाएगा। यानी यह प्रोसेस कहाँ चलता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन NADPH2 में जो एनर्जी है उसको निकाल करके उसको एटीपी के रूप में पैक करती है। FADH2 में जो एनर्जी है उसको निकाल करके यह पैक करती है। ओके, अगर यूकैरियोट की हम बात करें, अगर यूकैरियोट की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है यूकैरियोट में। लेकिन अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाया जाता है। इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। बिना ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होने वाला नहीं है, क्योंकि यही वो मॉलिक्यूल है जो NADH2 और FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और इससे जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो यह ऑक्सीजन ही उस इलेक्ट्रॉन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, दोनों के साथ यह कंबाइन होगा। ठीक है, तो जाकर के वाटर मॉलिक्यूल तैयार होगा। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो ये हाइड्रोजन आयन भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, और तब NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन का यह प्रोसेस नहीं होने वाला है। इस ऑक्सीडेशन को हम लोग कह सकते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी। और चूंकि यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में NADH2 और FADH2 से ATP बनता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ATP तैयार होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, तो यह होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से। और ATP प्रोडक्शन कौन करेगा, तो यह करेगा F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम हम उसको कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर जो क्रिस्टी पाया जाता है उस पर पाया जाता है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इस प्रोसेस के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए कितने प्रकार के एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस की आवश्यकता होती है। तो यह 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता यहाँ पर है। कितने कॉम्प्लेक्सेस चाहिए, 5 कॉम्प्लेक्सेस चाहिए यहाँ पर। कितने कॉम्प्लेक्सेस,
5 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसमें से ये जो 4 देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 कॉम्प्लेक्सेस जो है एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। और ये जो 5वां कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेज, यह एटीपी प्रोडक्शन का काम करेगा। क्लियर है? तो पांचों कौन कौन सा है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट में है NADH डिहाइड्रोजिनेज, है ना। फर्स्ट में है NADH डिहाइड्रोजिनेज यानी कॉम्प्लेक्स 1 इसको कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं NADH कोएंजाइम Q रेडक्टेज। दूसरा कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट कोएंजाइम Q रेडक्टेज। तीसरा कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज या साइटोक्रोम Q रिडक्टेज। H2 का मतलब रिडक्शन, हाइड्रोजन है जुटा हुआ, COQH2। फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये 4 माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है और यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करता है, जिस दौरान ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, जिसको एटीपी के रूप में ट्रैप किया जाएगा। कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। और ये 5वां कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेज, है ना। तो इसमें 1, 2 एंड 3, 4 ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्लियर है? ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। पांचों कॉम्प्लेक्स के बारे में पहले हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। अगर पांचों कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है ये कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 यानी कि NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि FMN पाया जाता है, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 में क्या है, FMN है। और क्या है, और है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। इसका लगभग 6 मॉलिक्यूल पाया जाता है, लगभग 6 फॉर्म में यह यहाँ पर पाया जाता है। तो हम लोग सिर्फ जानते हैं यहाँ पर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है। ये 6 को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर हम याद करेंगे तो थोड़ा सा ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा FeS N1A FeS N2 FeS N3, इस तरह से है, तो हमको ये नहीं करना है। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। इसका काम क्या है, तो यह क्या करता है, NADH जब टूटता है, यह NADH जब टूटेगा तो क्या बनेगा, ये तो हम जानते हैं कि NAD बनेगा, प्लस हाइड्रोजन बनेगा, निकला इसका, और प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये निकलता है। क्लियर है? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इस इलेक्ट्रॉन को यह आगे की ओर बढ़ाएगा। कहाँ भेजेगा इलेक्ट्रॉन को, ये कोएंजाइम Q के पास भेजता है। कहाँ भेजता है ये, कोएंजाइम Q के पास, जिसको हम लोग कहते हैं, एक दूसरा नाम इसका होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके लिए हम अब आगे। ठीक है, तो FMN और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होते हुए यहाँ का इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, कोएंजाइम Q को मिलता है। ये हुआ कॉम्प्लेक्स 1 का काम। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स 2। ये कहाँ है, तो यहाँ है कॉम्प्लेक्स 2। ये है कॉम्प्लेक्स 2। क्लियर है? क्या है ये, कॉम्प्लेक्स 2। इसका नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्या नाम है इसका, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सेकेंड वाले का, या फिर सक्सिनेट कोएंजाइम Q रेडक्टेज। क्लियर है? इसका काम क्या है,
इसका काम है कि इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह भी कोएंजाइम Q को मिलेगा। ठीक है, इसका भी काम क्या है, इससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वह कोएंजाइम Q को मिलेगा। इसका मतलब NaDH वाला भी इसको मिलता है और FADH2 वाले को भी मिलता है। अब यह दिमाग में नहीं लगाना है कि दोनों साथ प्रोसेस चलेगा, दोनों एक साथ दे दिया तो ये आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं, ये अलग अलग प्रोसेस है ना। NaDH2 और FADH2 दोनों अलग अलग कोएंजाइम Q को देगा और फिर आगे बढ़ेगा। ओके, यहाँ तक। कॉम्प्लेक्स सेकेंड में भी FAD है और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, दोनों कंपाउंड है। यहाँ FMN है, यहाँ FAD है, इसमें डिफरेंसेस हैं। बाकी आयरन सल्फेट सल्फर इसमें भी है और इसमें भी आयरन सल्फर है, दोनों में है, ये दोनों में सिमिलरिटी है। ठीक है, लेकिन हाई एनर्जी लेवल कॉम्प्लेक्स 1 में है, कॉम्प्लेक्स 2 में एनर्जी लेवल कम है। कैसे है यह चार्ट भी हम दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये हुआ दूसरा कॉम्प्लेक्स। तीसरा कॉम्प्लेक्स ये है। ठीक है, थर्ड कॉम्प्लेक्स ये वाला है, तीसरा कॉम्प्लेक्स है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ठीक है, यह क्या करता है, कोएंजाइम Q का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इसको मिलता है। थर्ड वाला क्या करेगा, जो इससे आया हुआ है या फिर इससे आया हुआ है, कोएंजाइम Q के पास जो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड लेगा। और कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या है, इसका अगर कंपोजिशन में जाएंगे तो इसमें साइटोक्रोम B है, आयरन सल्फर इसमें भी है और साइटोक्रोम C1 है। ठीक है, साइटोक्रोम C1, ये 3 पार्ट्स है कॉम्प्लेक्स थर्ड में। ओके, साइटोक्रोम B, FeS एंड साइटोक्रोम C1। तो ये इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q का साइटोक्रोम B होते हुए ये पहुँचेगा कहाँ, साइटोक्रोम C के पास। कहाँ पहुँचता है ये, साइटोक्रोम C के पास। क्लियर है, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के सरफेस पर यह पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा ये, सरफेस पर। तो यहाँ पर अगर हम चीज़ देखें ये, तो कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C यह दोनों किसी भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, यह दोनों स्वतंत्र है, यह दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना। यह दोनों ही मूव करते रहता है, कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C। बाकी जो कॉम्प्लेक्स है वह अपने जगह पर फिक्स है। ठीक है, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या क्या हुआ, साइटोक्रोम B हो गया और साइटोक्रोम C1 हो गया। ठीक है, इसका काम क्या है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C को दे देता है। क्लियर। अब है कॉम्प्लेक्स 4। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 4। इसमें क्या है कॉम्प्लेक्स 4 में, यह है कॉम्प्लेक्स 4। यह क्या करता है, साइटोक्रोम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको यह रिसीव करता है। साइटोक्रोम C का जो इलेक्ट्रॉन है उसको यह रिसीव करता है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 साइटोक्रोम है, एक साइटोक्रोम A है और एक साइटोक्रोम A3 है, याद रखना है। ठीक है, साइटोक्रोम A है और साइटोक्रोम A3 है और इसमें कॉपर का 2 सेंटर मौजूद है ना। इसमें क्या है, कॉपर का भी 2 सेंटर मौजूद है। ओके, यहाँ तक। तो इस तरह से 4 कॉम्प्लेक्सेस हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, है ना, जो सब मिलके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करवाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र।
और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो साइटोक्रोम A3 है, इसको मिलता है, जो कि सबसे लास्ट में है। और यहीं पर टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन मिलता है किसको? ऑक्सीजन को मिलेगा। यह इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? ऑक्सीजन को मिलता है। और वह भी ऑक्सीजन जो लेगा, तो ऐसा नहीं कि यह ऑक्सीजन अपने लिए लेता है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को जो है हाइड्रोजन से मिलना है, तो इसको हाइड्रोजन जो मिलने वाला है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में मिलने वाला है, क्योंकि यह एटीपीएज एंजाइम वाला ये जो प्रोसेस है, इससे बाहर निकलता है 2H+, तो इसको जो हाइड्रोजन मिलेगा वो आयन के रूप में मिलेगा। तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यह दोनों मिलकर के क्या होगा? H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और H2 + ½ O2 बराबर क्या हो जाएगा? 1H2O, है ना। इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया। अभी मैंने बताया NADH जब टूटा तो इससे क्या होता है? इससे हाइड्रोजन भी निकला और इलेक्ट्रॉन भी निकला है ना। यह इलेक्ट्रॉन जो अभी हमने सारा बताया, कोएंजाइम Q, फिर कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C, और कॉम्प्लेक्स 4 के साइटोक्रोम A3 को मिलता है, और यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीजन को मिल जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जो मिला, ये जो 2H है, ये क्या होगा? इसको अगर मिलता है तो यह H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो लिया जाएगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर लेता है। ओके, यहाँ तक। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, ठीक है, यह हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होता है या यहाँ से जो होता है, 1st, 3rd and 4th, सेकेंड वाले से नहीं, ठीक है। 1st, 3rd and 4th, यह सब जो हाइड्रोजन है वह इसी पार्टिकल के द्वारा बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वह केमी ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें केमी ऑस्मोसिस होता है। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आप लोग क्लोरोप्लास्ट के लिए भी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस में। वहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस जो होता है वो स्ट्रोमा रीजन में होता है, लेकिन यहाँ पर जो एटीपी का सिंथेसिस होगा वह होगा कहाँ होगा? तो मैट्रिक्स वाले रीजन में होगा। वहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ होता है मैट्रिक्स में। क्लियर है? इसमें जो एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस है, थर्ड कॉम्प्लेक्सेस है एंड 4 कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर मौजूद है, जो कि प्रोटॉन पंप्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है ये? प्रोटॉन पंप्स। प्रोटॉन पंप्स का मतलब क्या? यहाँ जो हाइड्रोजन आयन बन रहा है, इस हाइड्रोजन आयन को यह इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजने का काम करता है, सब के सब, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट, थर्ड एंड 4 ये तीनों क्या करता है? प्रोटॉन को पंप करता है। कहाँ से कहाँ? मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जबकि क्लोरोप्लास्ट में क्या था? साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स, यह वहाँ पर प्रोटॉन पंप की तरह काम करता था।
लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 यह इसके लिए काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रोटॉन यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है इंटरमेम्ब्रेन में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इससे क्या होता है, एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो होगा, यानी कि ये जो प्रोटॉन है इतना, यह H+ का मतलब प्रोटॉन, ये प्रोटॉन क्या होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना। H+ बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट एक तैयार हो जाएगा। प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, है ना, H+, बहुत सारा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है, पॉजिटिव का मान बढ़ेगा और मैट्रिक्स में पॉजिटिव का मान घटेगा, यानी कि मैट्रिक्स बिकम स्लाइटली नेगेटिव इन चार्ज। ठीक है, यानी कि ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन में क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जबकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। किसके कारण ऐसा हुआ, यह हुआ केमी ऑस्मोसिस के कारण, यह हुआ कॉम्प्लेक्सेस के कारण, जो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज रहा है। तो इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बढ़ जाता है, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और मैट्रिक्स में स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। तो इसके कारण क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्जेज होता है यह पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना, यह क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इधर आ नहीं सकता है, क्योंकि ये जो आयंस होते हैं, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, यह इस मेम्ब्रेन के लिए इम्परमिएबल है, यानी कि आर पार नहीं आ सकता है। इसके पास आने का एक ही तरीका है, वो है कॉम्प्लेक्स 5। ये जो है यही एकमात्र रास्ता है, इधर से ही यह सारा प्रोटॉन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो आएगा इस क्रम में, तो वो जो अंदर में एक मोटिव फोर्स तैयार हुआ है, जो कि एक ताकत तैयार हुआ, एक एनर्जी तैयार हुआ है, ठीक है, वो जब बाहर निकलने लगेगा, ये हाइड्रोजन आयन जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलेगा और एटीपी बना लेगा। ठीक है, इसी एटीपी में वह एनर्जी क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा यहाँ पर, ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स 5 में एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है। इसमें हम लोग जानते हैं कि 2 पार्ट्स होता है, ये जो बेसल पार्ट्स होता है यह है F0 पार्ट, ठीक है, और ये है F1 पार्ट। तो F1 वाले पार्ट में एटीपीएज एंजाइम होता है। यह एटीपीएज एंजाइम क्या कर सकता है, तो यह एटीपी का सिंथेसिस करता है। ओके, यहाँ तक, यानी कि ये जो प्रोटॉन का रास्ता है, ठीक है, जो प्रोटॉन का रास्ता है, यानी कि द पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। क्लियर है, तो यहाँ पर रूल ये है, ठीक है, फॉर इच फ्लो ऑफ 3 हाइड्रोजन आयन through F0 from the intermembrane space to the matrix,
डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट 1 ATP इज प्रोड्यूस्ड, है ना। यानी कि 3 हाइड्रोजन आयन जब इससे बाहर निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक ATP यहाँ पर तैयार होगा। 3 हाइड्रोजन किस आधार बाहर निकल रहा है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल में चेंजेज आया है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंजेज आया है, एक तरफ पॉजिटिव हुआ है, एक तरफ नेगेटिव हुआ है। इन दिस वे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होगा, है ना। तो इसका मतलब फूड में एनर्जी था, है ना, जिससे कि ऑक्सीडेशन से प्रोटॉन्स निकला था और प्रोटॉन्स के मूवमेंट के कारण एक ग्रेडियंट तैयार हुआ और इस ग्रेडियंट के कारण ही ATP तैयार हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो ग्रेडियंट हुआ यही जो होता है ATP के सिंथेसिस में मदद करता है। इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, यानी कि ये जो हाइड्रोजन का या प्रोटॉन का ग्रेडियंट तैयार हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट तैयार हुआ, इसको हम लोग कह सकते हैं केमी ऑस्मोसिस। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, केमी ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला केमी ऑस्मोसिस हुआ और उधर जो पढ़े थे वो था क्लोरोप्लास्ट वाला केमी ऑस्मोसिस। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा जो बात निकल के आ रहा है सामने, ठीक है, कि NADH, एक बार फिर से देखिए इसको यहाँ पर के बारे में। यहाँ पर जो ये है पहला कॉम्प्लेक्स, यह क्या किया, NADH को NAD में बदला। तो बदला तो क्या बनेगा, तो बना क्या, 2H प्लस 2E माइनस, है ना। ये जो 2H देख रहे हैं यह मैट्रिक्स में रहेगा, ठीक है। और ये जो 2E इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे यहाँ से निकल करके पहुँचेगा किसके पास, कोएंजाइम Q के पास। किसके पास पहुँचेगा, कोएंजाइम Q के पास, और वहाँ से मिलेगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को, ठीक है। उसके बाद मिलता है यहाँ पर सरफेस पे एक प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम C, फिर मिलता है कॉम्प्लेक्स 4 को, और यहाँ कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए इलेक्ट्रॉन मिल जाता है ऑक्सीजन को, है ना। और जो हाइड्रोजन आयन था, ठीक है, यह हाइड्रोजन आयन मूव करके चला गया कहाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, है ना। इसी तरह से ये जो FADH2 वाला कॉम्प्लेक्स सेकेंड है यह भी टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन निकालेगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन मूव करके पहले जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड में, कॉम्प्लेक्स थर्ड नहीं, इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, पहले जाएगा कोएंजाइम Q में, है ना, और उसके बाद जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड में, फिर साइटोक्रोम C में, फिर कॉम्प्लेक्स 4 में, फिर मिलेगा ऑक्सीजन को, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है हर हाल में कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू ऑक्सीजन को मिल जाता है और हाइड्रोजन आयन चला जाता है कहाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो हाइड्रोजन आयन के अंदर बार बार जाने से अंदर का यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी वहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है और मैट्रिक्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट जाती है, यानी कि लेस नेगेटिव यहाँ है ना। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसको खींचने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करने के लिए। तो वह जो हाइड्रोजन आयन आएगा वापस मैट्रिक्स में, तो वापस आने के लिए, ठीक है, वापस आने के लिए इसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन इम्परमेबल होता है आयंस के लिए। तो एकमात्र एक ही रास्ता बचता है कॉम्प्लेक्स 5, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं F0F1 पार्टिकल, ठीक है, या ऑक्सीसोम।
उसी के चैनल के थ्रू, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन आयन जब बाहर निकलेगा तो उसके साथ तो एनर्जी है ना, वह एनर्जी क्या होगा, एटीपी के रूप में ट्रैप हो जाएगा और यह हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है, यह मिल जाएगा ऑक्सीजन को, जो पहले से इलेक्ट्रॉन लेकर के रखा है हाइड्रोजन को देने के लिए। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर NaDH2 से क्या होता है कि 3 ATP तैयार होगा, चूँकि इसको एक स्टेप से बच जाता है, इसका एनर्जी लेवल फर्स्ट वाले का ज़्यादा होता है। कैसे होता है ये भी हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, ये हमने एक चार्ट बनाया हुआ एनर्जी लेवल का चार्ट, है ना। अगर इसमें आप देखें तो ये हाई एनर्जी लेवल है, ये लो एनर्जी लेवल है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट्स है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसकी एनर्जी लेवल हाई है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये टूटेगा NAD और इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो यह इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चला गया, कोएंजाइम Q के पास, और इसका जो प्रोटॉन है यह पंप्ड करके चला गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, है ना। तो जो एनर्जी ड्रॉप्स था, ठीक है, फ्री एनर्जी, यह हाइड्रोजन का पंपिंग करता है ना। ये क्या किया, हाइड्रोजन की पंपिंग किया, हाइड्रोजन भी चला गया, इलेक्ट्रॉन भी आगे बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका हाई एनर्जी लेवल था और इसका लो एनर्जी लेवल था। तो ये हाई से लो में चला गया इलेक्ट्रॉन, फिर उसके नीचे कॉम्प्लेक्स थर्ड है तो इसलिए कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास चला जाएगा, फिर साइटोक्रोम C के पास, फिर कॉम्प्लेक्स 4 के पास, फिर ऑक्सीजन के पास। तो एनर्जी लेवल के आधार पर यह सजा हुआ है। हाई एनर्जी जो है किसके पास है, कॉम्प्लेक्स 1 के पास है, इसलिए कॉम्प्लेक्स 1 से सीधा कोएंजाइम Q को मिलता है। लेकिन FAD वाला जो होता है सक्सिनेट वाला, इसका एनर्जी लेवल कम होता है। इसका एनर्जी लेवल क्या है, NAD के तुलना में इसका कम होता है, इसलिए इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है यह भी नीचे ही जाएगा, कभी ऊपर नहीं जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक सवाल उठ जाता है कभी कभी, ठीक है, कि यह जो है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, इसका इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फर्स्ट वाले पार्ट्स को क्यों नहीं मिलता है। अगर फर्स्ट वाले पार्ट्स को मिले तो क्या होगा, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, यह ऐसा नहीं हो सकता है कि लो एनर्जी इसके पास है, यानी इसके पास पैसे कम है और यह 5 स्टार होटल का मजा ले, यह संभव नहीं है। तो यह इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसको नहीं मिलेगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। इसका इलेक्ट्रॉन इसके नीचे वाले Q को ही मिलेगा, फिर Q से कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाएगा, फिर इससे C में जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा, फिर ऑक्सीजन को मिलेगा। तो वही FAD वाले से यानी कॉम्प्लेक्स 2 से जो एनर्जी रिलीज होता है उसमें इतना ही रिलीज होगा कि उससे एक FADH2 से 2 ATP तैयार होता है, जबकि NADPH2 हाई एनर्जी लेवल पर है तो उससे 3 ATP तैयार होगा, चूँकि उसका लंबा रास्ता चलता है, ठीक है, एनर्जी लेवल उसका हाई है। तो यह जो है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, 3 ATP के लायक एनर्जी तैयार कर देता है, जबकि इसको यहाँ पहुँचते पहुँचते यह 2 ATP ही के लायक ही एनर्जी तैयार कर पाता है। क्लियर है, तो ये हुआ एनर्जी लेवल। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। अब ये अपना देखते हैं, ये जो है NCERT बुक में है ये पिक्चर, इसको समझना है थोड़ा सा। अब सारा चीज़ वही चीज़ है, अगर यहाँ पर अगर अच्छे से देखा जाए तो ये है फर्स्ट वाला पार्ट्स, ठीक है, यह फर्स्ट, यह सेकेंड, ठीक है, यह थर्ड और यह 4 है ना। क्लियर है। तो फर्स्ट वाला को जो होता है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी चूँकि NaDH से जो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्रोटॉन चला गया कहाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और जो इलेक्ट्रॉन निकला यह इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, यूबिक्विनोन को, यानी कि कोएंजाइम Q को। इससे कोएंजाइम एक क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, और फिर इसका इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को मिलेगा, है ना। किसको मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को मिलता है,
ठीक है। और कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो है ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी को मिलता है, और साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम 4 को मिलता है, और साइटोक्रोम 4 इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देता है। काम हो गया क्लियर। ठीक उसी तरह से ये जो है ये एफ कॉम्प्लेक्स सेकेंड यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन किसको देगा, यूबिक्विनॉन को यानी कोएंजाइम क्यू को। यहाँ से चला जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को, कॉम्प्लेक्स थर्ड से चला जाएगा साइटोक्रोम सी को, साइटोक्रोम सी से चला जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 को, और कॉम्प्लेक्स 4 से ये क्या होता है, मिल जाएगा ऑक्सीजन को। यही काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन का कैरी होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला कहाँ गया, थर्ड और 4, लेकिन इस दौरान 2 ठो ए मोबाइल कैरियर भी है, यहाँ भी जा रहा है। एक ये है कोएंजाइम क्यू और एक है ये साइटोक्रोम सी। देखो ये सरफेस पर पाया जाता है, ये मेम्ब्रेन है, इसके सरफेस पर ये साइटोक्रोम सी पाया जाता है। ओके यहाँ तक। तो इस दौरान क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन आयन जो अंदर आ रहा है, इससे क्या होगा, यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जाता है। इंक्रीज होने के बाद ये सारा हाइड्रोजन क्या होगा, एक एक करके यहाँ से, ठीक है, एक 5वें कॉम्प्लेक्स जो है इससे बाहर निकलेगा। लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो इस दौरान एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर के ये एटीपी तैयार कर लेता है। यहाँ आप देखिए एक पिक्चर में यहाँ भी दिया गया, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला क्या करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, यानी हाइड्रोजन आयन जो है ये फिर से वापस मैट्रिक्स में जाएगा, लेकिन जाएगा तो एनर्जी के साथ जाएगा, जो कि एटीपी के रूप में ट्रैप होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही, आगे फिर कोई डाउट होगा तो फिर पूछना ही है। तब तक के लिए धन्यवाद।